हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड 2024 के परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का विद्यार्थियों के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर को बहुत ही सरल ढंग से समझा रहा हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब तथा शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिया। अर्थात यात्रियों के नज़रिया अर्थात पहले के लोग भी यात्रा करते थे, लेकिन अब के लोग भी यात्रा करते हैं। पहले वैसा साधन नहीं था, लोग पैदल यात्रा करते थे, लेकिन अब तो बहुत से साधन हो गया है। तो उस सब के बारे में हम लोग यात्रियों के नज़रिया क्या था उसके बारे में हम इस वीडियो में तथा इस चैप्टर में डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से यात्रियों ने किस तरह से अध्ययन किया और क्या क्या किया, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ पिछले पाठ में हम ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था धर्म ग्रंथों अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी बहुत से धर्म को बारे में विस्तार से हम लोग इतिहास के पिछले अध्यायों में वर्णन किया था। इसके साथ ही बता रहा है कि इस पाठ में हम भारत में आए यात्रियों के नज़रिए से भारत के इतिहास को समझेंगे। अर्थात भारत में बहुत से लोगों ने यहाँ पर आया था और यात्रा किए थे, उस सब के बारे में यहाँ पर बता रहा है। अर्थात कह रहा है कि भारत में जो भी लोग आए थे उसकी नज़रिया क्या था, भारत में आए यात्रियों का नज़रिया भारत के प्रति क्या था, उसके बारे में हमको यहाँ डिटेल से देखना है और समझना है। इसके साथ ही अगला पॉइंट में कह रहा है, इस पाठ में मुख्य रूप से 3 यात्रियों का वर्णन किया गया है। अर्थात इस पाठ में आप लोग को 3 यात्रियों के वर्णन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट हो जाता है अल बिरूनी, इसके बाद सेकेंड होता है इब्न बतूता और तीसरा नंबर में होता है फ्रांसवा बर्नियल के बारे में हम लोग को देखना है। उससे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत से यात्रियों आए थे, लेकिन मुख्यतः तीन गो के बारे में ही हम लोग को 3 यात्रियों के बारे में ही इसमें वर्णित किया गया है और इसी के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हैं उसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट हमारा कह रहा है कि क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा यहाँ कह रहा है यात्रियों प्राचीन दौर में यात्राएं करने की समस्याएं। अर्थात प्राचीन दौर में जो यात्राएं करने की समस्या होती थी वह क्या क्या समस्या होती थी उसके बारे में हमको यहाँ पर बता रहा है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले वहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है, पहले के लोग यात्रा करते थे तो ऐसा साधन उधन नहीं था, वर्तमान की अपेक्षा पहले वैसा संसाधन नहीं था। तो उसके अंतर्गत क्या क्या समस्या, उन लोग को बहुत सी समस्या का उत्पन्न हो रहा था और बहुत सी समस्या होता था। लोग पहाड़ों को पार करके इस पार से उस पार जाते। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाता है लंबा यात्रा। अर्थात वे जब भी यात्रा में निकलते थे तो उससे ज़्यादा समय लगता था, लंबी यात्रा समय लगता था। इसके बाद सुविधाओं का अभाव, अर्थात वहाँ पर सुख सुविधा ऐसा नहीं था। इसके साथ ही समुद्री लुटेरों का भी भय होता था, समुद्र के किनारे भी इन लोगों को लूट लिया जाता था। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं जो विपत्ति होती थी वह यहाँ बताया गया। इसके साथ ही बीमारियों का और रास्ते भटकने का भय, अर्थात कि वे रास्ता नहीं जानते थे, लोग अनुमान के द्वारा ही इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ये सब यहाँ पर पॉइंट बताया गया है। इसके साथ ही हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, अगला पॉइंट है प्राचीन दौर में
यात्राएं क्यों की जाती थी, अर्थात लोग प्राचीन दौर में ही यात्रा क्यों करते थे। तो इसका पहला पॉइंट होता है रुचि। लोगों को सभी को प्रकार से रुचि होती थी यात्रा करने का, इसीलिए वे यात्रा करते थे। व्यापार संबंधित के लिए भी यात्रा करते थे, धर्म प्रचार के लिए भी यात्रा करते थे, ज्ञान की तलाश के लिए भी यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदा की जानकारी के लिए भी यात्रा करते थे और नए नए अवसरों की तलाश के लिए भी यात्रा करते थे। इसके साथ ही अब हम लोग देखते हैं भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिए थे कि वैसे तो अनेक यात्रियों ने भारत की यात्रा की, परंतु उनमें से कुछ मुख्य यात्रियों उनके द्वारा किए गए वृत्तांक के बारे में, अर्थात वृत्तांक माने बताए गए के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, अर्थात उनके द्वारा वर्णित किए गए के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हो जाता है अल बिरूनी, इसके बाद सेकेंड में होता है इब्न बतूता और तीसरा नंबर में होते हैं फ्रांसवा बर्नियल। अब हम लोग एकत्र करके इन लोग के बारे में डिटेल से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और कौन कौन से वृत्तांक के यात्रा के वृत्तांक के अनुसार क्या क्या लिखे थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से देखते हैं। चलिए, यहाँ है अल बिरूनी। अल बिरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के क्षेत्र खवारिजम के खीवा प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट होता है उस समय खवारिजम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बिरूनी ने उस समय की सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त किए थे। अल बिरूनी अनेकों भाषाओं का ज्ञाता था। उसे मुख्य रूप से अरबी, फारसी, सीरियाई, संस्कृत और दिब्बू भाषा का ज्ञान था। इसके बाद अगला अल बिरूनी का भारत का आगमन। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने खवारिजम पर आक्रमण किया और इस हमले के बाद मोहम्मद गजनबी खवारिजम से कई कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर भारत ले आए। अल बिरूनी भी उन्हीं बंधकों में से एक थे। इसके साथ बता रहा है अल बिरूनी भारत में बंधक के रूप में आए, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह प्रदेश पसंद आने लगा और उन्होंने अपने जीवन के 70 साल भारत में ही बिताए। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है अपने जीवन काल में अल बिरूनी ने उस समय भारत में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया और अपने सभी अनुभवों को अपनी एक किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद में लिखा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी किताब है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो देख रहे हैं किताब उल हिंद, इसके लेखक है अल बिरूनी, भाषा अरबी। यह कौन सी भाषा में लिखी गई? तो अरबी। इसका लेखन शैली क्या है? तो लेखन शैली के अंतर्गत बताया है इसमें किताब उल हिंद में 80 अध्याय है। सभी अध्याय को सरल एवं सटीक स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। सभी अध्ययन की शुरुआत एक प्रश्न के साथ होती है। प्रश्न के बाद भारतीय संस्कृति के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है एवं अंत में अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती थी, इसमें बताया गया है। इसके साथ ही विषम सामग्री इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, मूर्त कला, त्योहारों आदि का वर्णन है। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, दंत कथाएं एवं चिकित्सा संबंधी जानकारी भी बताई गई है। इसके साथ हम लोग देखते हैं किताब उल हिंद में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला पॉइंट होता है जाति व्यवस्था। इसके जाति व्यवस्था अर्थात जाति व्यवस्था क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फ्रांस की जाति व्यवस्था से की है, अर्थात हमारी जो भारतीय जाति की व्यवस्था की तुलना फ्रांस की जाति व्यवस्था से की गई है। तो चलिए देखते हैं भारतीय जाति व्यवस्था क्या था उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें
मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं दूसरा का पॉइंट कह रहा है एक व्यक्तियों के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वह ब्राह्मण बनेगा एवं शूद्र परिवार में होने वाला व्यक्ति पूरे जीवन काल में शूद्र ही माना जाता था। इसके साथ ही इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य एवं इसके बाद शूद्र हुआ करते थे। इसके साथ बता रहा यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, यानी कि जन्म पर आधारित जो जन्म लेते थे जन्मांतर थी। इसके साथ अगला बता रहा है फ्रांस की जाति व्यवस्था। तो फ्रांस के जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या बताया है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। फ्रांस की जाति व्यवस्था में मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। पहला घुड़सवार, दूसरा शासक वर्ग, भिक्षुक और पुरोहित, चिकित्सा, वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार थे। इसके बाद कह रहा है इस व्यवस्था में वर्णों का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर होता था। हमारा जो जन्म के आधार पर था, लेकिन इन लोग के काम के आधार पर बांटा गया था। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं अल-बिरूनी का विचार। क्या विचार था उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। अल-बिरूनी के विचार क्या है उसके बारे में यहाँ देख रहे हैं। अल-बिरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, परंतु भारत में स्थित जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभावपूर्ण थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मौजूद अदृश्यता को अल-बिरूनी ने पूर्ण रूप से अलग बताया। इसके साथ ही अल-बिरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास करती है। इस तरह से यहाँ पर अल-बिरूनी ने अपनी यात्रा के वृत्तांत की बातों को बताया है। अब कि हम दूसरा देखते हैं पॉइंट। तो दूसरा हमारा यहाँ कह रहा है इब्न बतूता। इब्न बतूता 1304 ईस्वी जन्म स्थान इब्न बतूता का 1304 में दक्षिण अफ्रीका के मोरकोबा नामक क्षेत्र के टेंजिलियर नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता के परिवार के सभी सदस्य अत्यंत शिक्षित एवं सम्मानित। इसी परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने भी कम उम्र में ही साहित्यिक एवं साहित्य शिक्षा की हासिल कर ली। इसके साथ ही बता रहा है इब्न बतूता को एक हठीला यात्री कहा जाता था, क्योंकि उन्हें यात्रा करने का बहुत बड़ा शौक था। इसके साथ बता रहा है अपनी इसी रुचि के कारण इब्न बतूता ने अनेकों जगहों जैसे कि इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि की यात्रा की। 1332 में वह भारत की यात्रा के लिए निकले एवं 1333 ईस्वी में वह सिंध वर्धमान पाकिस्तान पहुँचे। इसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आए। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राज्य में कांजी अर्थात न्यायाधीश का पद प्रदान किया। इसके साथ अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भविष्य में राजा और इब्न बतूता के बीच कुछ गलतफहमियों होने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल में बंद करवा दी गई, बंदी बनाकर भी रखा गया, परंतु भविष्य में गलतफहमी ठीक होने के कारण उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अगला है घूमने में रुचि रखने के कारण दिल्ली के सुल्तान द्वारा उन्होंने मंगोल के शासक अर्थात चीन के पास राजदूत के रूप में भेजा गया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रिहाला। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है 1347 में इब्न बतूता ने घर वापस जाने का फैसला किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिहा। इस पुस्तक का निर्माण इब्न बतूता द्वारा किया गया था। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी।
इब्न बतूता की पुस्तक रिहाल में वर्णित कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट था भारतीय शहर, दूसरा का था कृषि, तीसरा का था नारियल, चौथा था पान और पांचवा था दास प्रथा, छठा था डाक व्यवस्था। तो चलिए उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होता है भारतीय शहर। तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। यह क्षेत्र अवसरों से भरे हुए थे। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग समृद्धि थे। इन शहरों में बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले बाजार हुआ करते थे। यह बाजार चमक दमक और वस्तुओं से भरे हुए होते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इन बाजारों में मंदिर तथा मस्जिद सभी प्रकार की धर्म स्थल भी हुआ करते थे। भारतीय कृषि के बारे में बंधुत्व ने लिखा है कि भारत में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण वर्ष में 2 बार कृषि की जाती थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, पश्चिम क्षेत्रों के मुकाबले भारत में कृषि की उपज ज़्यादा होती थी। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ है कपड़ा। तो कपड़ा भारत में रेशम, जरी और आदि कपड़ों की अत्यंत मांग थी। भारत में मलमल के कपड़े महंगे थे। इसी वजह से केवल धनी व्यक्ति ही मलमल के कपड़ा पहना करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, सामान्य लोगों द्वारा सस्ते रेशमों से बने कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। भारत की डाक प्रणाली। इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यंत विकसित एवं अनूठी थी। इस सामान्य व्यक्ति की सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में लगभग 40-50 दिन लग गए थे, परंतु डाक व्यवस्था द्वारा केवल 5 दिन में ही सिंध से दिल्ली पहुंच गई थी। उस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्था हुआ करता था। अश्व डाक व्यवस्था, उल्लुक पैदल डाक व्यवस्था, दावा। अश्व डाक व्यवस्था के अंतर्गत हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े हुआ करते थे। इन्हें घोड़ों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत संदेशवाहक एक हाथ में संदेश और दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर भागता था, जिस पर कुछ घंटियां लगी होती थी। अगला पॉइंट है, यह संदेशवाहक 3 मील तक भागता था। हर मील पर उसके लिए 3 विश्राम घर होते थे और हर 3 मील के बाद एक गांव होता था। इस गांव में एक दूसरा संदेशवाहक खड़ा होता था। पहला संदेशवाहक उसे संदेश एवं वह छड़ी पकड़ाकर रुक जाता था और दूसरा संदेशवाहक वहां से उस संदेश को ले जाता था। इसी प्रकार की व्यवस्था संदेश पहुंचाने तक रहती थी। इसके बाद होता है नारियल। भारत में आकर इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष देखे। यह वृक्ष बिल्कुल खजूर की तरह जैसी दिखती थी। नारियल को देखकर इब्न बतूता बहुत आश्चर्यचकित हुए। इब्न बतूता ने नारियल की तुलना मनुष्य के सिर से की। उसने लिखा कि नारियल बिल्कुल मानव के शरीर जैसा एक फल है, जिसका ऊपरी हिस्सा मानव की खोपड़ी की तरह होती है एवं अंदर हिस्सा मानव मस्तिष्क की तरह नरम होती है। इस पर लगे रेशे बालों की तुलना की तरह दिखाई जाती है। उसने लिखा कि नारियल का अनेकों रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशों में रस्सी बनाई जाती है। इसके अंदर पानी को पिया जाता है एवं गर्म अंदर के नर्म भाग को फल के रूप में खाया जाता है। इसके साथ बताया है पान। तो पान की बेल के बारे में निबंध इब्न बतूता ने लिखा है कि उस पर कोई फल नहीं हुआ करता था, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इसके प्रयोग करने की विधि भी विचित्र थी। इसे खाने से पहले इस पर सुपारी रखी जाती थी और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था। फिर सुपारी और पान को एक साथ मुंह में दबाया जाता था एवं कुछ समय बाद थूक दिया जाता था। इसके साथ अगला पॉइंट यहाँ बता रहा है दास प्रथा। तो इब्न बतूता के अनुसार उस समय
इस दौर में दास सामान्य वस्तु की तरह बाजार में बिका करते थे। समाज में स्थिति सभी वर्गों के लोग दास रखते थे। इन दासों का उपयोग केवल कामकाज के लिए किया जाता था। पुरुष दास मुख्य रूप से पालकी उठाने के लिए प्रयोग किए जाते थे एवं महिला दास घरेलू काम करने के लिए रखी जाती थी। पुरुषों की कीमत महिला दासों से कम होती थी। महिला दास संगीत नृत्य एवं नित्य कला में भी निपुण हुआ करती थी। कुछ मुख्य अवसरों पर उनके द्वारा संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। कभी कभी कुछ राजाओं द्वारा इन गुप्तचरों को इन दोनों को गुप्तचरों के रूप में लोगों के घरों में निगरानी के लिए भेज दिया जाता था। दासों के संबंध में इब्न बतूता ने उन्हें 3 अनुभव बताए हैं। पहला अनुभव था मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक से खुश होकर उसे 1 लाख रुपये 1 लाख मुद्राएं और 200 दास दिए थे। दूसरा का पॉइंट होता है जब इब्न बतूता सिद्ध पहुंचा तो उसने सुल्तान को घोड़े ऊंट तथा दास उपहार के रूप में दिए थे। इसके बाद सुल्तान मुल्तान के गवर्नर को भी इब्न बतूता ने किशमिश एवं कुछ दास भेंट के रूप में दिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरा का हमारा होता है फ्रांसवा बर्नियर। इनका बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। यह एक दार्शनिक, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ एवं चिकित्सक थे। अवसरों की तलाश में यह भारत आए थे और वहाँ शाहजहां के बड़े बेटे निरको के चिकित्सा के रूप में कई सालों तक रहे। यह भारत में 1656 से 1668 12 वर्षों तक रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी एक पुस्तिका ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखी। अब चलिए क्या है यह देखते हैं। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर क्या है उसके बारे में। इसकी अपनी इस रचना में फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय व्यवस्था की तुलना पश्चिमी देशों में की गई इस पुस्तक में की गई है। भारतीय संस्कृति की आलोचनाओं को उसे दयनीय स्थिति से दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला होता है भूमि स्वामित्व। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार उस समय भारत में निजी भू स्वामी तत्व का अभाव था, यानी किसी भी व्यक्ति की कोई निजी भूमि नहीं हुआ करती थी। संपूर्ण भूमि राजा के अधीन हुआ करता था। इसके बाद बता रहा है कृषकों के द्वारा भूमि पर खेती की जाती थी। राजा को हर कर दिया जाता था। किसान उस भूमि पर कार्य करते थे परंतु उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप नहीं सकते थे। अगला, इसी वजह से किसान गंभीरता से उत्पादन एवं भूमि को देख रेख नहीं किया करते थे। अगला पॉइंट होता है इस व्यवस्था की वजह से कृषि का विनाश हुआ और किसानों को शोषण का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं हम लोग भारतीय समाज क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय समाज के बारे में बताए हैं। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार उस समय भारतीय समाज में या तो बहुत गरीब लोग थे या बहुत अमीर। मध्य वर्ग का अभाव हुआ करता था। राजा और उच्च वर्ग द्वारा तृषा को और निम्न वर्ग का शोषण किया जाता था। इसके साथ हम लोग देखते हैं नगरों में सेवाओं का अभाव था एवं शासन व्यवस्था खराब थी। इसके साथ हम लोग देखते हैं सती प्रथा। तो सती प्रथा के बारे में हमारे फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की आलोचना की। इस प्रथा के अंतर्गत महिला को विधवा होने के पश्चात उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने इस व्यवस्था को अमानवीय एवं अत्याचारपूर्ण बताया।
इसके साथ ही उसने अपने इस अनुभव को बताते हुए उन्होंने 12 साल की एक लड़की के बारे में लिखा जिसमें सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी एवं 4 ब्राह्मणों और एक बूढ़ी महिला द्वारा उसे खींचकर एक चिता की ओर ले जाया जा रहा था। उस चिते पर उस लड़की के हाथ पैर बांध दिया गया ताकि वह भाग न जाए और फिर उसे जला दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 यात्रियों के बारे में पढ़ा। पहला यात्री जो देख रहे हैं यहाँ, हमारा पहला यात्री था अल-बिरूनी, जिनका जन्म हुआ था 1973 ईस्वी में। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो उज़्बेकिस्तान। उनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? तो किताब उल हिंद। वह कौन सी भाषा में थी? तो अरबी भाषा में थी। जबकि दूसरा का हमारा होता है इब्न बतूता। इनका जन्म हुआ था 1304 ईस्वी में। वे कहाँ पर उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मोरक्को में। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था? रिहाल। वह कौन सी भाषा में थी? तो अरबी भाषा में थी। इसके बाद तीसरा का देखते हैं। तो तीसरा का फ्रांसवा बर्नियल। इसका जन्म 1620 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। यह कौन सी भाषा में थी? तो ये फ्रांस भाषा में लिखी गई थी। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।